हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? तो आई होप बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार, बहुत चकाचक और एकदम नई फेस्टिव वाइब में, दिवाली के वाइब में आप सब चल रहे होंगे। बट दिवाली के वाइब में पढ़ना मत भूलना दादा। एग्जाम के फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं 1 नवंबर को। आई होप आपने भर दिया होगा, अभी तक नहीं भरा है तो भर देना यार। बट जल्दी भर दो, तो उससे तुम्हारे दिमाग में एक रहेगा कि हाँ यार फॉर्म भर दिया, अब मेहनत भी करनी है, बहुत मेहनत करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि वीडियो लेट हो गई है। स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आ नहीं पाई है अभी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी। पास वाले अंकल को भी दिवाली चढ़ गई हमारे स्टूडियो के पास वाली बिल्डिंग में। तो वो लगातार खुदाई 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 करे जा रहे हैं पूरी। उन्होंने अपने पता नहीं क्या कंस्ट्रक्शन करवा रहे, तो वो रेनोवेशन में 12 घंटे से लगातार अब सुबह से वो खुदाई चल रही है। 12-1 बजे के बाद से ऊपर आवाज़ जा रही है, तो इस वजह से क्या थोड़ा सा स्टूडियो में इशू था। अब रात को 9:30 बजे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बट ठीक है, वीडियो बनना ज़रूरी है, समय पे जाना ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं टूल्स एंड टेक के बारे में, और टूल्स एंड टेक में हमने दो टेक्निक्स को बहुत अच्छे से कवर किया। पहली थी हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरी हम लोगों ने बात की सेंट्रीफ्यूगेशन। आई होप उसके नोट्स और उसका टेस्ट आप लोगों ने दे दिया होगा। एंड बिलीव मी, जो लोग रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं उनका काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है। अब तुम रेगुलर दे रहे हो नहीं दे रहे हो तो तुमको ही पता है भैया। आपको तो टेस्ट मिल जा रहा है, टेस्ट का भी मिल रहा है, नोट्स भी मिल रहा है, लेक्चर भी मिल रहा है। कितना तुम इसको यूटिलाइज कर रहे हो ये तुम्हारे हाथ में है ना। और जितना बेटर तरीके से तुम इसको यूटिलाइज करोगे उतने रीप करोगे रिवॉर्ड्स। सिंपल बात है ये तो यार, है ना। तो ठीक है, आज हम क्या बात करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। देखो, एक चीज समझो कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है सीएसआर के, लेकिन जैम वगैरह में, बिल्स में एंड सीएसआर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, आयन एक्सचेंज वगैरह और इन सब पे। तो भले ही वो सिलेबस में नहीं है, बट इट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस। क्वेश्चंस केम डायरेक्टली ऑन द टॉपिक और इनडायरेक्टली विद रेफरेंस टू द टॉपिक। तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, पहली चीज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अच्छा, पहले तो ये समझ लो कि क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, फिर विल मूव ऑन टू द स्लाइड्स एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो क्रोमेटोग्राफी जो है बेसिकली इट्स लाइक, यू कैन से स्टडी ऑफ कलर्स, लाइक इन सिंपल वर्ड्स इट्स लाइक स्टडी ऑफ कलर। क्योंकि क्रोमेटो जो है वो आपके कलर से रिलेट करता है, एंड ग्राफी मीन्स ऑलरेडी इट्स स्टडी और टू अंडरस्टैंड अबाउट द कलर्स। बट व्हाई कलर्स come into picture? Because the thing is, when the chromatography this word actually arised, तो इस टेक्निक में हमारा जो मेन एम्फेसिस होता था, इट इज अ सेपरेटिंग टेक्निक, ऑब्वियसली इट इज अ सेपरेशन मेथड टू परफॉर्म सेपरेशन। और इसके अंदर हमारा जो मेन मेथड होता था वो कलर्स के बेसिस पे सेपरेशन करना होता था। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई द वर्ड इज क्रोमेटोग्राफी। गेटिंग इट? ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको ऑलरेडी पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये हमारी संभव सीरीज चल रही है, और ये संभव सीरीज का आज डे 27 है। 60 डे की फ्री सीरीज है। इसके नोट्स एंड टेस्ट आपको डिटॉक्स बायोलॉजी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। पिछले लेक्चर्स के भी टेस्ट और वो अवेलेबल हैं। ज्यादा दिन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो अगर आप चाहते हो तो उसको ढंग से यूटिलाइज करो और दिसंबर वाला सीएसआर नेट क्रैक करो रे। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ योर टूल्स एंड टेक, है ना। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, जरा उसके बारे में देख लेते हैं। सो इट्स द फर्स्ट विल बी इंट्रोडक्शन अबाउट द क्रोमेटोग्राफी। थोड़ा बहुत मैंने अभी तुमको बता दिया है। फिर हम कुछ ही फैक्टर्स है इसमें जो आपके एनालिट्स के सेपरेशन को इंपैक्ट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एनालिट्स क्या होते हैं? एनालिट्स हम उनको बोलते हैं जो सैंपल के लिए इसमें जो वर्ड यूज किया जाता है उसे कहा जाता है आपका एनालिट। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अच्छा, अब बहुत सारे टाइप्स है क्रोमेटोग्राफी के बारे में, बट जो मेजर टाइप्स है जिनके प्रिंसिपल समझ के आप बाकी टेक्निक्स को भी समझ सकते हो, वो 5-6 मैंने यहाँ पे पिक किए। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पेपर क्रोमेटोग्राफी, देन टीएलसी। ध्यान देना है ना, यहाँ पे अब टाइप्स का मतलब सिर्फ टाइप से नहीं है, कई बार ये अप्रोच दूसरे में भी लगेगी, मैं ये चीज बताऊंगा तुमको। टीएलसी, देन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, जेल परमिएशन, आयन एक्सचेंज एंड एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गेटिंग इट? लास्टली एक स्लाइड में अपन इसकी एप्लीकेशंस खत्म करेंगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रोमेटोग्राफी के लिए प्लीज नोट्स को जरूर रेफर करना जो मैं अवेलेबल करा रहा हूं तुमको, क्योंकि उसमें मैंने हर एक पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस को भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो उसको प्लीज एक बार गो थ्रू करना, क्योंकि अच्छे लेवल पे उसमें इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Let's talk about the introduction. What is the chromatography actually mean? So basically it is a technique. Obviously it is a technique, that's why we are studying in tools and tech, but it is a technique for separating and also identifying mixture, सब कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। कि भैया एक पर्टिकुलर मिक्सचर है, मान लो ये अलग अलग 4 कंपोनेंट का बना हुआ है, आप पता करना चाह रहे हो कि ये 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो आप पहले तो इनको 4 कंपोनेंट में जब सेपरेट करोगे तो आपको पता चलेगा भैया कि 4 कंपोनेंट का ये बना हुआ था। फिर आप उन कंपोनेंट को क्या करोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे ऑन द क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। दैट इज द बेसिक क्रोमेटोग्राफी। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, on the basis of what you are going to separate it. So the main point here is the interaction.
इट शुड बी डिफरेंशियल इंटरेक्शन, हम बात करेंगे इसके ऊपर, डिफरेंशियल इंटरेक्शन और इंटरेक्शन विद स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। नाउ दीज आर द टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। अब जो स्टेशनरी फेज है वो क्या है भैया, स्टेशनरी नाम से तुमको समझ में आ रहा है, एक ऐसी फेज होगी जो आपकी हिलेगी डुलेगी नहीं, इट विल बी यूजुअली स्टेशनरी इन टर्म्स ऑफ इमोबाइल, बट जरूरी नहीं कि हमेशा इमोबाइल हो। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में वो आपकी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जिसको हम कहने वाले हैं, उसके अंदर हमारी स्टेशनरी फेज भी लिक्विड होने वाली है और मोबाइल भी लिक्विड होने वाली है, इंटरेस्टिंगली। ठीक है, तो इसमें हमारा यूजुअली क्या होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है जो कि सॉलिड हो सकती है, देखो मैंने बोला था ना लिक्विड वाला अरेंजमेंट, तो सॉलिड हो सकती है या फिर लिक्विड हो सकती है, लेकिन ये लिक्विड जो होगी वो किसी सॉलिड सपोर्ट पे कोटेड होगी। जैसे ग्लास है, उसके ऊपर आपने सॉलिड पे आपने क्या किया, लिक्विड को कोट कर दिया, तो ये आपकी स्टेशनरी फेज बन गई। ठीक है, ऑब्वियसली ये भी इमोबाइल ही है क्योंकि आपने इसके ऊपर कोटिंग कर रखी है, गेटिंग इट। बाकी जब मोबाइल फेज की आप बात करते हो तो ये लिक्विड भी हो सकती है या गैस भी हो सकती है, ध्यान रखना कभी भी सॉलिड आपकी मोबाइल फेज नहीं होगी। गैस जब आप यूज करते हो तो वहां पे आपका जीसी लगता है, गैस क्रोमेटोग्राफी, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर संभव सीरीज, तो मैं अभी उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए अलग से लेक्चर्स बनाएंगे अपन दिसंबर के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। तो इंट्रोडक्शन से क्या समझ में आया, इंट्रोडक्शन से हमको ये समझ में आया कि इट इज अ टेक्निक फॉर द सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर विद इंटरेक्शन विद differential interaction it should be between the mobile phase and the stationary phase, getting it, simple words। आगे बढ़ते हैं इसमें। The next point is about the factors, what are the factors that are going to impact the separation। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल से पहली चीज तो जैसे मैंने तुमको बताया कि उनका बीच का जो मोबाइल फेज और उनके बीच का इंटरेक्शन, तो पहली चीज तो होगी नेचर ऑफ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, आप किस तरह की मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज को यूज कर रहे हो। उसके बाद में आपके सैंपल का इन दोनों के साथ इंटरेक्शन कैसा है, बात समझ में आ रही है, मोबाइल फेज के साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो स्टेशनरी फेज के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, और इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन के बेसिस पे उसका सेपरेशन होगा। चलो एक चीज मैं यही समझा देता हूँ तुमको, देखो सपोज यहाँ पे ये रोड है ना, और रोड है, अब रोड पे क्या है कि इस तरीके से आपने मान लो कि 3 ठेले लगे हुए हैं, आप और आपका एक फ्रेंड है, वो दोनों इस रोड से गुजर रहे हो। अब आपने क्या, यहाँ पे मान लो गोलगप्पे का ठेला है, मुंह में पानी मत लाना, या गोलगप्पे का ठेला है, मान लो यहाँ पे कोई एक और दूसरी तुम्हारी फेवरेट चीज का ठेला, और यहाँ पे फिर एक और ठेला है स्ट्रीट फूड के, अगर तुम फैन हो तो तुम क्या करोगे, तुम इन तीनों दुकानों पे इंटरेक्ट करोगे, और तुम्हारा जो दोस्त होगा उसको इन तीनों में से कुछ भी नहीं पसंद है, तो वो बोलेगा अरे यार तू खा के आया यार, मैं आगे जा रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, फटाफट यहाँ से निकल जाएगा। दिस इज द बेसिक क्रोमेटोग्राफिक मैकेनिज्म। तुम्हारा जो दोस्त है वो आपकी इस स्टेशनरी फेज से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो सीधा यहाँ से बाहर निकल गया, इल्यूट हो गया, वो इल्यूशन हो गया उसका, इल्यूट आउट हो गया वो। बट जो तुम हो, तुम क्योंकि बाकी दुकानों से इंटरेक्ट करते हुए आ रहे हो, तो तुम बाहर तो निकलोगे बट तुम लेट इल्यूट हो गए, है ना, थोड़ी देर से इल्यूट हो गए। इससे हमारा क्या मतलब होगा, डिफरेंशियल इंटरेक्शन है, एक ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है और एक कम इंटरेक्ट कर रहा है, समझ में आ रही है बात। चलो यही एक बेसिक प्रिंसिपल खेलेंगे इसमें हम लोग, और कुछ भी नहीं है इसमें। इफ यू टॉक अबाउट टाइप्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स दैट वी हैव। पहली चीज, अच्छा ध्यान देना, कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो कोई टाइप नहीं है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक प्रिंसिपल है। आप अलग अलग टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी को कॉलम में परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, जैसे एसपीएलसी भी कॉलम में होता है यूजुअली, तो वो तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कैसे आया वो, उसके लिए कॉलम ही बनाए जाते हैं, बने बनाए कॉलम आते हैं एचपीएलसी के, हम यूजुअली बनाते नहीं है। ठीक है, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसीजर है, ध्यान देना इस बात पे, इट इज अ प्रोसीजर एंड डिफरेंट प्रिंसिपल्स कैन वर्क वाया दिस प्रोसीजर। फिर एक होता है अपने पास में आयन एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हम डिटेल में देखेंगे। जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी, अच्छा जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी के दूसरे वर्ड्स भी होते हैं, जैसे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, उसके अलावा मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी, इसके अलावा इसी को जेल क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हो तुम, ध्यान देना यार जेल क्रोमेटोग्राफी लिखा है ना मैंने, पीछे जीसी का मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी बताया। फिर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी, बहुत अच्छी टेक्निक है ये भी। देन हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, कुछ हम डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली सारे डिस्कस करना तुम भी समझते हो कि यार मतलब 1-1.5 घंटे का क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो उतना अच्छा नहीं है, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द पेपर क्रोमेटोग्राफी फर्स्ट। पहले सारी क्रोमेटोग्राफी को छोटा छोटा देख लेते हैं ताकि तुम्हारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी के लिए डेवलप हो जाए। अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सेल्यूलोज से बना हुआ पेपर लेंगे जो कि हमारा स्टेशनरी फेज कहलाएगा, और जो लिक्विड मोबाइल फेज यहाँ पे यूज की जाएगी, तो सॉलिड और लिक्विड का इंटरेक्शन हो गया यहाँ पे, और इससे क्या होगा, आपका एक लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मेथड इसमें हम बना सकते हैं। कैसे, अब देखो यहाँ पे आपका ये पेपर है, इसको मैं वैसे डिटेल में बताऊंगा। इट शुड बी सॉलिड लिक्विड एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, इसका बेसिक मतलब ये होना चाहिए, इट शुड बी मेकिंग इट सॉलिड लिक्विड, इसको सॉलिड लिक्विड कर लेना है ना, ये गलत है,
सॉलिड लिक्विड, ये हमारे भाई साहब ने गलत लिख दिया पीपीटी बनाने वाले ने, तो सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसलिए मेरे को लगता है कि खुद से लिख के बनाना ही बेस्ट होता है, वो बनवाने में इतना मजा नहीं आता। चलो देखो यहाँ पे क्या सीन है, आपने यहाँ पे अपना सैंपल रखा, आपने इसको अंदर डाल दिया किसी में, जो आपका मोबाइल फेज है वो, और वो मोबाइल फेज क्या होगी, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर चढ़ेगी और फिर आपका ये सैंपल को सेपरेट करेगी। ये डिटेल में बताऊंगा मैं, तो अभी के लिए इसको यहीं रोकते हैं। अभी के लिए सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग में पकड़ लेते हैं कि हाँ भैया एक पेपर यूज करेंगे, लिक्विड मोबाइल फेज करेंगे और उसे सेपरेशन कराएंगे। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये भी एक प्रोसीजर है, ठीक है। अब इसमें आपका एक सॉलिड एड्सॉर्बेंट आप लोगे। अब एड्सॉर्बेंट का क्या मतलब होता है, सरफेस पे जो आपके मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं उसको आप एड्सॉर्प्शन कहते हो, और अगर मॉलिक्यूल आपके अंदर घुस जा रहे हैं किसी सेटअप में तो आप इसको एब्जॉर्प्शन कहते हो। हम बात कर रहे हैं इसकी एड्सॉर्प्शन की, और इसीलिए इसको एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी कह दिया जाता है, पेपर को भी। और इधर ये वाला कौन सा है आपका थिन लेयर। तो इसमें आपने क्या किया, सॉलिड एड्सॉर्बेंट लिया जिसको आपने या तो ग्लास प्लेट पे क्या किया, चिपका दिया। कैसे किया, एक ग्लास की स्लाइड ली तुमने सपोज, और इसके ऊपर क्या किया आपने, पूरी एक कोटिंग बना दी, और वो कोटिंग जो है वो स्टेशनरी फेज हो गई। अब ये पूरी स्टेशनरी फेज है, ग्लास का सिर्फ सपोर्ट मिल रहा है, ध्यान देना, इट इज सपोर्ट। खेल जो होने वाला है वो पूरा इसके ऊपर होने वाला है स्टेशनरी फेज में, गेटिंग इट नाउ। इसमें फिर आप मोबाइल फेज लोगे जो अपवर्ड की तरफ मूव करेगी और धीरे धीरे अपने एनालिट्स को सेपरेट करती जाएगी। तो आप क्या करोगे, इस पूरी ग्लास प्लेट को अपना लोगे, आप बीकर होगा आपका, उसके अंदर आप इसको प्लेस कर दोगे और धीरे धीरे इसके अंदर सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा। कैपिलरी रिएक्शन सेम जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में होता है वही। आजकल तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, आजकल एल्यूमिनियम की प्लेट आती है, एल्यूमिनियम की आपने देखी होगी शीट होती है एल्यूमिनियम की, उसके ऊपर सिलिका की पूरी कोटिंग आती है। आप जितने काटो जितना बड़ा आपको चाहिए सेपरेट करो और आपका रिजल्ट आ जाता है उसका टीएलसी। देन आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये आपका यूजुअली बायोमोलिक्यूल्स के लिए सेपरेशन में बहुत या प्यूरिफिकेशन में बहुत मदद करती है ना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम हमारे सैंपल को लोड करते हैं कॉलम के अंदर जहां पे हमारे स्टेशनरी फेज ऑलरेडी प्रेजेंटेड है, ठीक है। इसको समझ लो थोड़ा सा, जैसे हमारा कॉलम है, इस तरीके से हमारा कॉलम हो गया, हमने इसके अंदर ऑलरेडी स्टेशनरी फेज बना रखी होती है। उसके बाद में हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमारा सैंपल लोड कर देते हैं। ये सैंपल लोड किया और फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे, फिर हम मोबाइल फेज लेते हैं और मोबाइल फेज से हम इसको मोबाइल फेज डालते हैं और धीरे धीरे वो फिर सेपरेशन हो जाता है। ये यहाँ पे आगे लिखेंगे, एंड द कंपोनेंट्स आर इल्यूटेड विद द मोबाइल फेज। तो ऊपर से आप मोबाइल फेज रन करवाते हो और धीरे धीरे इल्यूशन लेते हो डिपेंडिंग अपॉन कितना इंटरेक्शन है। फिर आता है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस पे बेस्ड होती है। मतलब आयनिक जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, तो हमारा खेल जो है वो रिपल्शन और इसका अट्रैक्शन दोनों को हम मिला के क्या बोल देते हैं, इंटरेक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में चार्ज्ड प्रोटीन ग्रुप्स को सेपरेट करने में इजी पड़ता है, और यहाँ पे हम सॉलिड सपोर्ट मटेरियल यूज करेंगे। ये भी डिटेल में कवर करेंगे हम, तो अभी देखना है इसको। यहाँ पे इसी से ध्यान रखो कि इसके अंदर कुछ आयनिक इंटरेक्शन जैसा होने वाला है, और चार्ज मॉलिक्यूल होना बहुत जरूरी है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के लिए। अनचार्ज मॉलिक्यूल से नहीं कर सकते अपन, या फिर आप उस पर्टिकुलर पीएच पे उसको चार्ज बनाओ, बट मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी रुकते हैं। फिर आता है जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें आपके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो उनके मॉलिक्यूलर साइजेस के बेसिस पे सेपरेट किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम जो स्टेशनरी फेज यूज करेंगे वो पोरस होगी, पोर वाली होगी, मतलब उसके अंदर छेद होंगे और उस छेद के थ्रू कुछ होने वाला है, हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। बट वो जो पोर वाली होने वाली है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है, अभी देखना है इसको। फिर आता है अपना एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। नाम से समझ में आ रहा है इसके अंदर क्या होगा, एफिनिटी होगी अगर दो चीजों के बीच में तो बाइंड कर जाएंगे, तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सिलेक्टिवली बाइंड। तो यहाँ पे क्या होता है, एक लिगेंड जो है आपका सिलेक्टिवली बाइंड करता है किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ में, जिसकी वजह से वो बाकी जो बची हुई चीजें होती है मिक्सचर से वो बाहर निकल जाती है और आपका जो डिजायर्ड प्रोटीन है वो वहीं चिपक जाता है, फिर बाद में आप उसको बाहर निकाल देते हो, गेटिंग इट। आफ्टरवर्ड्स वी हैव गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में आप लिक्विड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूरी नहीं कि आप लिक्विड स्टेशनरी फेज यूज करो हमेशा, बट ज्यादातर हम लिक्विड स्टेशनरी फेज यूज करते हैं, जो एक सॉलिड सपोर्ट पे क्या होता है, एड्सॉर्ब होता है, ठीक है। और इसमें फिर हम क्या करते हैं, कैरियर गैस को यूज करते हैं जो कि एक मोबाइल फेज की तरह एक्ट करती है, और इस वजह से हम वोलेटाइल कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है ध्यान देना, वोलेटाइल कंपाउंड्स जो होते हैं उनका सेपरेशन करते हैं। सवाल आ सकता है इसके ऊपर, याद रखना है इसको। फिर आता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी। नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में हम क्या करेंगे, हम एड्सॉर्बेंस यूज करेंगे जो लीगेंड बाइंडिंग के लिए होगा, ऑब्वियसली जिससे आपको बाइंड करवाना है उसके बेसिस पे, और इसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन चलेंगे। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मतलब तुम समझते ही होंगे, जो हमारा यूजुअली प्रोटीन्स के अंदर भी होता है, जब फोल्ड होते हैं वो, जिस वजह से वो अपना डीएनए के अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, बेसिस टैगिंग वाला फिनोमेना, अगर तुमने ध्यान से सुना हो तो, जब मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ाया था उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन एचपीएलसी। एचपीएलसी में सिर्फ इतना से ध्यान रखना है कि इसके अंदर बहुत तेज सेपरेशन होता है, क्योंकि इसके अंदर हम पंप नाम की एक चीज यूज करेंगे जो बहुत स्पीड से चीजों को करेगी, तो बहुत तेज सेपरेशन होता है। और हम इसमें काफी सारी अलग अलग चीजें यूज करके और काफी सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए,
लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स एंड कुछ बहुत सारी अलग अलग चीजें भी इसमें हम काम करेंगे। इसका बेसिक प्रिंसिपल मैं तुमको पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। राइट, बस लेक्चर को ढंग से देखना और अच्छे से उसके बेसिक नोट्स बना लेना, बेसिक ही बनाना, बाकी डिटेल नोट्स तुमको अवेलेबल हैं, वहां से कवर कर सकते हो। प्लीज टेस्ट डिलीजेंटली दो। मतलब तुम बात नहीं मानोगे, कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हैं कोई भी। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे तो ढंग से दे रहे हैं, बट कुछ के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, कुछ के मार्क्स बहुत ही अच्छे नहीं आ रहे हैं। और बिलीव मी, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है तुमको। तुम्हारे कंपटीशन पता नहीं क्या कर रहे हैं आजकल बच्चे, लेकिन मजा नहीं आ रहा है टेस्ट में, तो थोड़ा मेहनत करो यार। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दी डिटेल्स। डिटेल्स, पहला है पेपर क्रोमेटोग्राफी। कैसे बोल रहा हूँ, सॉरी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो तो सीन सिर्फ इतना सही है कि इट्स अ वेरी सिंपल एंड वाइडली यूज प्रोसीजर। वाई? क्योंकि बहुत सस्ती पड़ती है ना। आप वॉटमैन फिल्टर पेपर से भी कर सकते हो इसको, या यूजुअल पेपर से भी कर सकते हो, बट बहुत अच्छा रिजल्ट वॉटमैन पे आ जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा यूज करी हुई और सिंपल टेक्निक होती है, और इससे हम लोग सेपरेट भी कर पाते हैं मॉलिक्यूल्स को और आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं कि उस मिक्सचर ऑफ में कितने कंपोनेंट्स अवेलेबल है। और इसके अंदर जो सारा खेल चलता है वो किसके बेसिस पे चलता है? डिफरेंशियल सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे और माइग्रेशन रेट के बेसिस पे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से सुनना। डिफरेंशियल सोल्यूबिलिटी एंड माइग्रेशन रेट इन द पोरस पेपर मैट्रिक्स। कितनी तेजी से कोई मॉलिक्यूल पेपर के अंदर से भाग सकता है, और उसकी सोल्यूबिलिटी कितनी ज्यादा है मोबाइल फेस के अंदर। ये दोनों चीजें डिसाइड करती है कि वो मॉलिक्यूल कितना ऊपर बढ़ेगा। जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ सॉल्वेंट फ्रंट दिख रहा है तुमको, यहाँ से इस सॉल्वेंट फ्रंट के थ्रू, और हम इस मॉलिक्यूल के कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, इसके थ्रू हम निकालते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिटेंशन फैक्टर, सॉरी रिटार्डेशन फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर, है ना। ये सारी चीजें हम यहाँ से निकालते हैं। आरएफ वैल्यू जिसको अपन बोलते हैं। तो आरएफ वैल्यू क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फैक्टर। यहाँ तक सॉल्वेंट फ्रंट हो गया। और फिर अगर मान लो आपको ग्रीन के लिए आरएफ वैल्यू निकालनी है, तो आप ग्रीन को मान लो यहाँ से तुमने इसको लोड किया था, तो ये तुम्हारी एक वैल्यू हो गई और ग्रीन वाली एक वैल्यू हो गई। मान लो इसको ए बोल दो और ये बी बोल दो, और इसको जब तुम रेशियो लोगे तो आरएफ वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, तो क्या है? सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। ठीक, नाउ ये मेथड जो है ये यूजुअली हम लोग साइंटिफिक रिसर्च में भी यूज करते हैं। आजकल इतनी यूज नहीं की जाती है, बट क्योंकि बेसिक मेथड है तो इसकी इंपॉर्टेंस तो है ही। स्कूल में तुमने करी भी होगी, है ना। फोरेंसिक एनालिसिस में की जाती है, और एजुकेशनल लेबोरेटरीज स्कूल वगैरह में या कॉलेजेस वगैरह में पेपर क्रोमेटोग्राफी यूजुअली कराई जाती है। तुमने किया होगा, इसमें एक पेपर लिया होगा इस तरीके से, फिर एक डॉट लगाया होगा 1 सेंटीमीटर लाइन बना के, उसके बाद में इसको इस तरीके से रख दिया होगा, उसके ऊपर लिड रख दी होगी। लिड यूजुअली इसलिए रखी जाती है क्योंकि जो आपका ये मोबाइल फेज है ये उड़ ना जाए। यूजुअली मोबाइल फेज कई बार वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल होगा तो बाहर निकल जाएगा, तो हम लेट से क्या करते हैं उसको पूरा छोड़ देते हैं। और अगर वो इवेपोरेट होगा तो आपका पूरा सेचुरेट नहीं हो पाएगा ये पेपर, और पेपर अगर सेचुरेट नहीं हो पाएगा तो पूरी तरीके से मोबाइल फेस ट्रेवल नहीं करेगी, तो उड़ती जाएगी भाप बन बन के। इस वजह से हम लिड लगाते हैं। ये सवाल आ सकता है लिड वाला, याद रखना। अच्छा, ये सीरीज तुमको सिर्फ सीएसआर नेट वगैरह में काम नहीं आएगी भैया, हाँ, इंटरव्यूज में बहुत काम आएगी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मेरे कुछ ही स्टूडेंट्स ने भी रिसेंटली इंटरव्यूज दिए हैं टीएफआर आईआईटी वगैरह के, तो उन्होंने जो शेयर करी है वो डायरेक्टली यहाँ पे इंप्लाइड हो रही है। राइट, लेट्स मूव ऑन। प्रिंसिपल की अगर अपन बात करें, पेपर क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे चलती है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो सारा का सारा उसका डिफरेंशियल पार्टीशनिंग पे चलता है। डिफरेंशियल पार्टीशनिंग एंड कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन मतलब अब यहाँ से कोई धक्का थोड़ी दे रहा है उसको ऊपर चढ़ने के लिए, वो खुद से ऊपर चढ़ रहा है ना, तो कौन जितनी ज्यादा तेजी से चल पाएगा वो उतना दूर जाएगा। समझ रहे हो बात? ये सारी चीजें यहाँ पे है। बट जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मिक्सचर है आपका, जो भी मिक्सचर है उसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं जिसको आप सेपरेट करना चाहते हो, उनकी अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है मोबाइल फेज के अंदर। ऑब्वियस बात है ये, है ना। और इस वजह से जो आपका मोबाइल फेज है, किसी में वो ज्यादा सॉल्युबल होगा कोई कंपोनेंट, और कोई कंपोनेंट कम सॉल्युबल होगा। जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा वो मोबाइल फेज से ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, और क्योंकि मोबाइल फेज ऊपर चढ़ रही है कैपिलरी एक्शन से, तो वो उस मॉलिक्यूल को भी खींच के लेके चली जाएगी, उस कंपोनेंट को भी खींच के लेके चली जाएगी। इसके अलावा जो अपन ने डिफरेंशियल पार्टीशनिंग की बात की थी, वो है डिफरेंशियल एफिनिटीज फॉर दी स्टेशनरी फेज। यहाँ पे हमारे पास में क्या है? वो पोरस पेपर। पेपर के साथ में कौन ज्यादा टाइट चिपक रहा है, जो जितना टाइट चिपकेगा वो उतना कम ऊपर चढ़ पाएगा। अरे बात समझ, और इस वजह से उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? पार्टीशनिंग हो जाएगी, डिफरेंशियल पार्टीशनिंग हो जाएगी। गेटिंग इट? और जैसे जैसे मोबाइल फेस ऊपर चढ़ेगी आपकी पेपर के थ्रू, आपका कैपिलरी एक्शन के द्वारा जो कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के, वो क्या होंगे? सेपरेट होते जाएंगे बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी इन द इंटरेक्शन विद द पेपर। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, एक बार इसको रीड कर लेना पॉज करके यहाँ पे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। द नेक्स्ट पॉइंट इज द थिन लेयर, टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें सीन क्या है? देखो यहाँ पे देख सकते हो तुम, पहले मैं इसका डायग्राम समझा देता हूँ फिर इस पे आते हैं। यहाँ पे आपका ये प्लेट बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई प्लेट है। अब मान लो ग्लास की प्लेट है या एल्यूमिनियम शीट की, सिलिका या इसके ऊपर कोटिंग होती है सिलिका या एल्यूमिनियम की, जो हमारी स्टेशनरी फेस कहलाएगी। आपने पॉइंट डाला,
पॉइंट डालने के बाद आपने इसमें मतलब पॉइंट डाला मीन्स व्हाट क्या है, सैंपल लोड किया, सैंपल लोड करने के बाद आपने इसको चेंबर में रखा, इसको भी ढक दिया यूजुअली, क्योंकि मोबाइल फेस फिर क्या है, वोलेटाइल है, ठीक है। तो वो ढक दिया, ढकने के बाद अब देखो धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो कंपोनेंट सी बी ए और यहाँ पे सॉल्वेंट फ्रंट बन गया इतना ऊपर जाके, तो यहाँ तक आपकी मोबाइल फेस ट्रेवल हुई और ये धीरे धीरे बीच बाकी कंपोनेंट्स, और ये ओरिजिनल सैंपल है यहाँ पे इस जगह पे, गेटिंग इट। इस तरीके से आपका सेपरेशन चलता है। वही वापस पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला सीन है ना, सेम वही है। देखो यहाँ पे अब सीन कैसे चलेगा, सी नाउ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी काफी ज्यादा यूज करी जाने वाली क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। यहाँ पे भी वही सेपरेशन किया जाता है और केमिकल कंपाउंड जो कंपाउंड्स होते हैं उनका एनालिसिस भी किया जाता है। इसका प्रिंसिपल भी बाकियों की तरह ही है, बट इसमें एक बात ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे एक थिन लेयर यूज करते हो एड्सॉर्बेंट की, जो कि यूजुअली सिलिका जेल हो सकता है या एल्यूमिनियम हो सकता है, जिसको आप किसी इनर्ट मटेरियल पे कोट करते हो और उसके थ्रू आप काम कराते हो। अब इनर्ट मटेरियल कौन कौन सा होता है, तो ग्लास हो सकता है या प्लास्टिक हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में टीएलसी जो है वो काफी क्विक और इनएक्सपेंसिव मेथड है, और इस वजह से हम इसको काफी अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, जैसे रिसर्च में यूज कर लिया, क्वालिटी कंट्रोल में यूज कर लिया, साफ मतलब जो पर्टिकुलर चीज एजुकेशनल सेटिंग्स में भी यूज किया जाता है, एमएससी में और बीएससी में किया जाता है टीएलसी। तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब है कि कितना प्योर है कोई, क्योंकि कुछ इंप्योरिटीज होगी तो बाकी बाहर निकल जाएगी, तो हमको प्योरिटीज इंप्योरिटीज देखने में भी मदद करता है टीएलसी, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझ लो, इसके प्रिंसिपल की अगर बात करी जाए तो इसका भी सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है जैसे बाकी क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स में होता है, जो कि क्या है आपका डिफरेंशियल पार्टीशनिंग, अलग अलग कंपोनेंट्स कैसे मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज से रेट कर रहे हैं बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत इजी टेक्निक है, बिना मतलब टफ नहीं बनाने का इसको। आगे बढ़ते हैं, अगली है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी का क्या मतलब होता है, यार मेरे को वो पसंद है यार, दिस इज एफिनिटी फॉर दैट पर्टिकुलर टॉय और एनिमल, व्हाट यू आर थिंकिंग, हाँ जस्ट किडिंग, बट द पॉइंट इज कि आपकी किसी चीज के लिए एफिनिटी है, जैसे आपको कोई मीठा बहुत पसंद है तो आपकी एफिनिटी है उसके लिए। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम यही चीज करते हैं, क्या करते हैं जरा देखना। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और बहुत ही स्पेसिफिक भी है, तुम इसे समझ सकते हो कि इट इज मोस्ट स्पेसिफिक टेक्निक, मोस्ट स्पेसिफिक है ना। यूज टू सेपरेट, आपका किसके लिए यूज करते हैं हम इसको, इसको हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए और प्यूरिफाई करने के लिए बायोमोलिक्यूल्स को। यूजुअली वो बायोमोलिक्यूल प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी एक स्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है किसी पर्टिकुलर लिगेंड के लिए, और वो लिगेंड जिसके लिए इनकी पर्टिकुलर इंटरेक्शंस है, उस लिगेंड को हम उठा के किसी सॉलिड सपोर्ट पे चिपका देते हैं और उसको इमोबलाइज कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इमोबलाइज, मतलब वो हिले डुलेगा नहीं वहां से, ठीक है। फिर ये जो मेथड है ये बायोकेमिस्ट्री में काफी यूज की जाती है, बायोटेक में काफी यूज की जाती है, फार्मा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। बट इसमें ध्यान देना कि यहाँ पे बाइंडिंग प्रॉपर्टीज का खेल है सारा। अगर लीगेंड जो है उसको आपने जिसको इमोबिलाइज किया है वो आपके डेजिग्नेटेड सब्सटेंस के साथ या डेजिग्नेटेड मॉलिक्यूल के साथ में जिसको आप सेपरेट करना चाहते हो उसके साथ में एफिनिटी नहीं शो करेगा, वेस्ट है ये टेक्निक, कोई काम की नहीं है आपके लिए, आप दूसरा लिगेंड ढूंढिए, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ टारगेट बायोमोलिक्यूल हमको पता होना चाहिए और उसके लिगेंड के साथ में बाइंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो हम लिगेंड यूजुअली जो यहाँ पे यूज करते हैं या तो कोई एंटीबॉडी यूज करते हैं क्योंकि हम इसको जनरेट कर सकते हैं पर्टिकुलर, या कोई एंजाइम यूज करते हैं, या फिर कोई रिसेप्टर। रिसेप्टर के लिए लिगेंड हमको ऑलरेडी पता है, एंजाइम कहाँ बाइंड करेगा, एंजाइम के सबस्ट्रेट पे, एंजाइम का सबस्ट्रेट हमको पता होता है। एंटीबॉडी आप किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए जनरेट कर सकते हो। एंटीबॉडी जनरेट करना कुछ नहीं है, इनोक्यूलेट करो उसको और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, या तो वहां से एंटीबॉडी बनाओ या फिर इम्यूनाइजेशन कर दो रैबिट का और फिर स्प्लिन के थ्रू आप ले सकते हो, गेटिंग इट। चलो यहाँ पे इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखना। मान लो हमारे पास में ये एक पूरा कॉलम है और यहाँ पे मैंने ये येलो कलर वाला लिगेंड को क्या कर रखा है, इमोबिलाइज कर रखा है। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे लेक्टिन नाम का एक लिगेंड होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, लेक्टिन, ठीक है। और इसके अलावा आपका हिपेरिन वगैरह होता है जो दूसरे कुछ एंजाइम्स को यूज करते हैं हम लोग, तब सेपरेट करने में मदद करता है वो। तो ये लिगेंड्स है आपके, आपने इसके अंदर प्रोटीन का मिक्सचर डाला। अब जो अब यहाँ पे देखना अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स की अलग अलग अरेंजमेंट होंगी। तो यहाँ पे ये प्रोटीन आपने डाला और इसमें जो पर्पल वाला प्रोटीन है, पर्पल या पिंक जो भी प्रोटीन तुम देख पा रहे हो, वो इससे चिपक गए, बाकी सारे प्रोटीन बाहर हो गए। तो आपने वॉश किया, वॉश करने के बाद आपने क्या किया, आपका अलग पूरा अरेंजमेंट निकाल दिया। अरेंजमेंट निकालने के बाद आपका सपोज करो यहाँ से ये पूरा सेटअप निकल गया। अब ये प्रोटीन्स जो है ये यहाँ पे जुड़ नहीं रहते, मतलब इनकी एफिनिटीज नहीं है, लेकिन एफिनिटी वाला प्रोटीन आपका यहाँ पे जुड़ गया। अब आप क्या करोगे, आपने सारी चीजें इसको वॉश करोगे, वॉश करके सारी चीजें बाहर निकालोगे, जो जुड़े हुए रहेंगे वो रह जाएंगे और जो निकल गए वो निकल। फिर आप क्या करोगे, आप एक शुगर डालोगे यहाँ पे इनहिबिटिंग शुगर। इनहिबिटिंग शुगर वो है जो यहाँ पे पीएच चेंज वगैरह ये सब लेके आएगी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो बाइंडिंग एफिनिटी है, यूजुअली कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं होता है, ध्यान देना, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। तो जो बाइंडिंग है इन दोनों के बीच की वो तोड़ दी जाएगी इस इनहिबिटिंग शुगर के द्वारा और ये आपके फिर सेपरेट आउट हो जाएंगे।
तो इसको क्वांटिफाई भी कर लोगे आप और क्वालिफाई भी कर लोगे ये चीज क्या है, किसके साथ बाइंडिंग हुई, और आपकी जो शुगर होगी वो इनहिबिटिंग शुगर फिर इन लिगेंड पे आके बैठ जाएगी। ठीक है, यही प्रिंसिपल है पूरा, अगर तुम यहाँ देखोगे तो तुमको समझ में भी आ जाएगा ये, है ना। तो इसको अलग अलग तरीके से लिया है मैंने, देखना है इसमें थोड़ा डिटेल में प्रिंसिपल है। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है आपकी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का, वो है आपका सिलेक्टिव एंड रिवर्सिबल बाइंडिंग। सिलेक्टिव क्यों, क्योंकि हर कोई बाइंड नहीं कर रहा है। रिवर्सिबल क्यों, क्योंकि हम आगे जाकर उसको तोड़ देंगे विद द टारगेट बायोमोलिक्यूल एंड द स्पेसिफिक लिगेंड व्हिच इज इमोबिलाइज्ड ऑन द क्रोमेटोग्राफिक मैट्रिक्स। अब इसके अंदर प्रोसेस होती है, मैं थोड़ा प्रोसेस बता देता हूँ। पहली चीज होती है कि लिगेंड टारगेट इंटरेक्शन करवाना है आपको, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, अपने को एक लिगेंड लेना है जिसकी हाई स्पेसिफिसिटी हो उस टारगेट मॉलिक्यूल के लिए जिसको हम चाहते हैं कि अलग करें। अब वो जो लिगेंड है उसको आप कोवेलेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कोवेलेंटली इमोबिलाइज करते हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में, लिगेंड और आपके टारगेट के बीच में इमोबिलाइज जो इंटरेक्शन होने वाला है वो नॉन कोवेलेंट होने वाला है। लेकिन लिगेंड जो आपके इससे जुड़ा है वो कोवेलेंटली जुड़ा होना जरूरी है, वरना वो भी निकल जाएगा बाहर, लिगेंड भी बाहर निकल जाएगा। इसलिए कोवेलेंटली जोड़ देते हैं अपन उसको मैट्रिक्स के ऊपर। उसके बाद में जो लिगेंड है वो आपका एंटीबॉडी हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, रिसेप्टर हो सकता है, या कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जिसकी हाई एफिनिटी है हमारे किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए। फिर सैंपल एप्लीकेशन। अब आपने बना दिया, कॉलम बना लिया। कॉलम बनाने के बाद आप उसमें क्या करते हो, सैंपल डालो। सैंपल जिसके अंदर हमारा टारगेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा आप उसको कॉलम में डालोगे, और फिर जो मैट्रिक्स होगा उसके थ्रू वो क्या करेगा, आपका इमोबिलाइज लिगेंड जिस मैट्रिक्स का जुड़ा होगा उस कॉलम में आप आपका सैंपल पोर कर दोगे। पोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बाइंडिंग चलेगी इनके बीच में, ठीक है। अब बाइंडिंग होगी तो जो टारगेट मॉलिक्यूल होगा, नहीं इसमें पॉइंट मिस नहीं हुआ है, ये नंबरिंग चेंज हो गई, ये थर्ड पॉइंट ही है। बाइंडिंग होगी तो टारगेट मॉलिक्यूल जो होगा वो सिलेक्टिवली और टाइटली बाइंड कर जाएगा आपके किसके ऊपर, लिगेंड के ऊपर। और उसके बाद में यहाँ पे जैसे एंटीजन एंटीबॉडी हो गया, एंजाइम सब्सट्रेट हो गया, रिसेप्टर लिगेंड हो गया, ये चीज मैंने तुमको ऑलरेडी बता दी है। फिर आप वॉशिंग करोगे। वॉश करोगे तो जो अनबाउंड मॉलिक्यूल्स होंगे जो इनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाए लिगेंड के साथ, वो बाहर निकल जाएंगे, निकल गए। फिर आप करोगे इल्यूशन। इल्यूशन करने के लिए आप जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसको इल्यूट करोगे बाय अल्टरिंग द कंडीशंस, है ना। क्या कंडीशंस हो सकती है, या तो पीएच चेंज कर दो भैया, आयनिक स्ट्रेंथ बदल दो, या फिर कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव लीगेंड डाल दो जो उस लीगेंड के लिए कॉम्पीट कर रहा हो, किसके साथ में, आपके टारगेट के साथ में। तो इसको ऐसे समझो, ये लीगेंड है जो टारगेट से जुड़ा हुआ है, आपने एक कोई कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डाला, है ना, और उसने क्या किया, इसको यहाँ से हटा दिया। अब जैसे जैसे आप कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बढ़ाते जाओगे, अगर तुमने एंजाइमोलॉजी डिटेल में पढ़ी है तो तुमको ये पता होगा कि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बढ़ाने से आपका सबस्ट्रेट बाइंडिंग कम होती है, या फिर उल्टा पढ़ा होगा तुमने वैसे कि सबस्ट्रेट बढ़ाने से कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को रोका जा सकता है। अरे बात समझ में, तो इस वजह से क्या होगा, आपका टारगेट बाहर हो जाएगा कॉम्पिटिटिव लिगेंड डालने से, जिससे आपकी बाइंडिंग एफिनिटीज खराब होंगी। आखिरी में रिकवरी होगी। रिकवरी में क्या होगा, जो इल्यूटेड टारगेट मॉलिक्यूल है वो प्यूरिफाई कर लिया जाएगा, कलेक्ट कर लिया जाएगा, और फिर उसको एनालाइज किया जाएगा अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। दिस इज योर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इससे डिटेल जरूरत नहीं है, ढंग से करोगे तो काम हो जाएगा। इतने में लगाना आना चाहिए, जानने से कुछ नहीं होगा। देखो एक बात समझना, इसके बारे में सोचना पड़ेगा तुमको, गेटिंग इट। और क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं आने वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना, लेकिन इसी से क्वेश्चन बनेगा, ये भी गारंटीड है। चलो आगे बढ़ते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में सीन क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है तो इसको ध्यान से समझना। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यहाँ पे कुछ एनायन एक्सचेंजर, कैटायन एक्सचेंजर जैसी बात भी होने वाली है। तो इस क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, हम वापस से वही सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करेंगे आयंस या चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स का सैंपल के अंदर से। और किस बेसिस पे होगा ये, अफिनिटी फॉर एन आयन एक्सचेंज रेजिन। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, किसके लिए अफिनिटी होगी इनकी, आयन एक्सचेंज रेजिन के लिए। ये हम बनाने वाले हैं, अभी कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये जो टेक्निक है ये आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी में काफी बेटर तरीके से यूज की जाती है फॉर आयनिक और पोलर मॉलिक्यूल सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। इस टेक्निक में आप रिवर्सिबल एक्सचेंज देखते हो आयंस का सैंपल मॉलिक्यूल के बीच में और चार्ज्ड ग्रुप जो कि आपके सॉलिड सपोर्ट पर रहेंगे। तो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में सिर्फ इतना सही अंतर है। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में आप क्या कर रहे थे, आप जो मैट्रिक्स था उससे आपका लिगेंड जोड़ रहे थे, फिर वो लिगेंड जो था वो अपने टारगेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर रहा था। यहाँ पे ऐसा होगा कि ये जो लिगेंड है ये नहीं होगा, आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, इस टारगेट मॉलिक्यूल के ऊपर मान लो नेगेटिव चार्ज होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉलम पे आप एक रेजिन लगाओगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा इस नेगेटिव चार्ज के साथ में चिपक जाएगा और आप बोल दोगे कि यार ये वही मॉलिक्यूल है जिसको मैं ढूंढ रहा था। गेटिंग इट। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि आपके सैंपल में बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल हो, तो फिर आपको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा कि अच्छा ये पहले जुड़ गया, ये बाद में जुड़ गया, फिर ये और बाद में जुड़ गया। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपका पीआई से रिलेटेड भी चलता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में। तो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो है उसको वहां पे पढ़ना है। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग पढ़ने से पहले बायोकेमिस्ट्री में जाके टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड पहले पढ़ लेना। पीआई का मतलब वहां पे समझना है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में आपको पीआई में कैसे पीएच बदलने से चेंजेस आ रहे वो समझ में आएगा। उसके बाद में यहाँ पे ठीक है, तो एक बेसिक बता देता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा। अगर कोई भी अमीनो एसिड है,
वो अपने पीआई पे है तो उसके ऊपर नेट चार्ज कितना होता है, 0। नेट चार्ज 0 है मतलब उसका जो NH2 है और ये कुछ इस तरीके से है और ये NH3 पॉजिटिव है, ये ग्लाइसिन बना दिया मैंने, नेट चार्ज 0 पे। अब देखना, अगर तुम इसमें बेस ऐड करते हो, अल्कली ऐड करते हो, तो बेस ऐड करोगे तो क्या होगा, पीएच बढ़ेगा, तो ये एक एसिड की तरह इंटरेक्ट करेगा। तो पीएच बढ़ाने पे मतलब बेस ऐड करने पे ये आपका एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो ये अपना प्रोटॉन लूज कर देगा। प्रोटॉन लूज कर देगा तो इसके ऊपर और क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। देखो ध्यान से, अगर ये NH3 की जगह NH2 हो जाता है तो इसने यहाँ से प्रोटॉन लूज कर दिया, तो इसके ऊपर जो 0 चार्ज था अब वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। ये यहाँ पे NH2 हो गया है, गेटिंग इट, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बचा है, ध्यान देना इस पे। ये अब ऐसा हो गया है, इस जगह पे ये ऐसा हो गया NH2, तो अब क्या हुआ, ये -1 पे चला गया। ऐसे ही अगर आप कोई एसिड ऐड करते हो, एसिड ऐड करते हो मतलब पीएच गिरेगा, तो गिराने पे क्या होगा, ये बेस की तरह एक्ट करेगा, तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इससे इजी तरीके से मैं नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि तुमको सिर्फ इतना से समझना है, जो चीज तुम ऐड कर रहे हो उसका विपरीत आपका अमीनो एसिड एक्ट करेगा और उसके बेसिस पे वो अपना प्रोटॉन दे देगा या प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, गेटिंग इट। और उसके बेसिस पे आप बोलते हो कि पीएच बढ़ाने पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है अमीनो एसिड पे और पीएच घटाने पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब मान लो यहाँ पे तुमने आयन को जोड़ रखा है, तो अब ये नेगेटिवली चार्ज जुड़ा हुआ है इससे ऊपर, तो आप क्या करोगे, आप चाहते हो कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए ताकि ये निकल जाए। कब निकल जाए, बाद में जब आपको इल्यूट करना है, तो आप क्या करोगे, पीएच को घटाओगे। पीएच घटाने के लिए आप उस कॉलम में एसिड डालते जाओगे, एसिड डालोगे तो वहां पीएच कम होगा, पीएच कम होगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा अपने पीआई के बाद। और जैसे ही पीआई के बाद आप और पीएच कम करते जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज होते ही बाहर निकल जाएगा। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा नेगेटिव है कौन कम नेगेटिव है, क्योंकि जो थोड़ा सा पीएच बदलने पे बाहर आ गया वो कम नेगेटिव था, लेकिन जो बहुत ज्यादा पीएच बदलने के बाद बाहर आया वो बहुत ज्यादा नेगेटिव था, इसलिए उसको बहुत पीएच कम करना पड़ा तब जाके वो पॉजिटिव हुआ। ये जो बात मैंने अभी कही है, रिक्वेस्टिंग यू पिछले 3 मिनट 4 मिनट को वापस से रिवाइंड करो, फिर से देखो, तब समझ में आएगी कहानी। ठीक है, और पहले से आती तो कुडोस टू यू। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, अब थोड़ा सा रेजिन्स के बारे में देखो। यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, यहाँ पे सॉल्ट, ये आपका पूरा क्रोमेटोग्राफिक कॉलम है, यहाँ आपने सैंपल मिक्सचर लोड किया, ये इल्यूशन बफर आपने डाला यहाँ पे चार्ज कॉलम के अंदर। चार्ज कॉलम मतलब वही जैसे अपन ने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया, इस तरह के चार्ज कॉलम आपने फिर फ्रैक्शनिंग करी इसकी। आप फिर लो सॉल्ट इल्यूशन बफर से हाई सॉल्ट इल्यूशन बफर तक जा रहे हो, मतलब आप इल्यूशन बफर क्या है आप समझ सकते हो कि आपका जिससे आप इसको हटाने वाले हो। ठीक है, मतलब ये चार्जेस चेंज करने वाले, जैसे मैंने अभी यहाँ पे चेंज किया। तो जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे तो सबसे पहले ग्रीन बाहर हो गया, फिर पर्पल और फिर ऑरेंज, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा इल्यूशन बफर की जरूरत पड़ी, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पे ये बाहर हुआ ऑरेंज वाला। बट ये ग्रीन वाला क्यों जल्दी हो गया लो सॉल्ट कंसंट्रेशन पे, क्योंकि इसके जो चार्जेस थे वो इतने ज्यादा नहीं थे कि इसको ज्यादा सॉल्ट की जरूरत पड़े अपने आप को न्यूट्रलाइज करके और इसके साथ इंटरेक्शन सेम बनाने में, इस वजह से ये जल्दी निकल गया। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लो, रेजिन समझना थोड़ा सा जरूरी है। प्रिंसिपल की अगर अपन बात करें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम आयंस को या चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेस। और वो स्टेशनरी फेस क्या होती है, कोई रेजिन होती है जो कि चार्ज ग्रुप को कंटेन करी हुई होती है। दो तरीके की आयन एक्सचेंज रेजिन्स में हम बात कर सकते हैं, और उसी में हम लोग बोल देते हैं कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। देखो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में सिंपल सी बात तुमको ये ध्यान रखनी है कि कैटायन को एक्सचेंज करने वाला, कैटायन को एक्सचेंज कौन करेगा, जो एनायन होगा। सिंपल है ना, कैटायन एक्सचेंज रेजिन, जो कैटायन को एक्सचेंज करता है। तो कैटायन को एक्सचेंज करने वाला मतलब जो कैटायन को पकड़ता है। कैटायन को एक्सचेंज कौन करेगा, जो एनायन होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो रेजिन यूज करते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। देखो यहाँ पे कैटायन में कैसी नेगेटिव रेजिन यूज करते हैं हम लोग, नेगेटिव चार्ज एनायनिक एक्सचेंजर। तो कैटायन में क्या हम बात कर रहे हैं कि एनायनिक एक्सचेंजर हम यूज करते हैं। एनायनिक एक्सचेंजर मतलब जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। ध्यान देना, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में एनायनिक एक्सचेंजर्स यूज करते हैं हम लोग, और इसके अंदर आपकी बाइंडिंग किसके थ्रू होती है, कैटायन से बाइंड होती है। ठीक है, और मॉलिक्यूल सच एज कैटायन। तो जिससे बाइंड करना है, टेक्निक का नाम तो उसी से है, बट जिसके थ्रू बाइंड कर रहे हो एक्सचेंजर का नाम उल्टा है। जो चार्ज है वही एक्सचेंजर है। एनायन नेगेटिवली चार्ज है तो एनायनिक एक्सचेंजर नेगेटिवली चार्ज है, बट वो पकड़ेगा किसको, कैटायन को। तो नाम क्या हो गया, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आपको कौन सा रेजिन यूज किया जाएगा, कैटायन रेजिन यूज किया जाएगा। और कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो रेजिन कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पकड़ेगा किसको, नेगेटिव चार्ज को, एनायन को। बात समझ में आई। तो ये बेसिक सा अरेंजमेंट है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हम एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या यूज करते हैं, हम स्टेशनरी फेज यूज करते हैं जिसमें पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स रहते हैं, मतलब कैटायन एक्सचेंजर यूज करते हैं हम लोग, और इसके अंदर ये बाइंड करता है नेगेटिवली चार्ज आयन या फिर एनायन से।
गेटिंग इट? अब जो सेपरेशन है वो किस बेसिस पे होगा? इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। अभी जैसे मैंने तुमको बताया कि ज्यादा नेगेटिव वाले बहुत ज्यादा टाइट बाइंड करेंगे पॉजिटिव वाले के साथ में। पॉजिटिव मतलब क्या? कैटायन एक्सचेंजर, ठीक है, याद रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपका ये पूरा सेटअप चलता है। फिर आप क्या करते हो? चेंजेस लेके आते हो। चेंजेस लेके आते हो आप स्टेशनरी फेज और आयन के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ है उसके बेसिस पे। इसी वजह से जिनकी हायर एफिनिटी है, ध्यान रखना मैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहा हूँ बट वर्ड एफिनिटी यूज कर रहा हूँ, जिनकी हायर एफिनिटी है वो लंबा समय लेंगे निकलने के लिए एज कंपेयर टू अदर्स जिनकी लो एफिनिटी है। बात समझ में आई? ये एक बेसिक सा अरेंजमेंट होता है अपना किसका? प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं अपन, जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रोमेटोग्राफी है, ध्यान से सुनना है इसको। जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी का दूसरा नाम हो सकता है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी या फिर मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो सेपरेशन होने वाला है इसमें वो किस बेसिस पे होगा? अच्छा, किसका सेपरेशन होगा? पॉलीमर्स का सेपरेशन कर सकते हो, प्रोटीन्स का कर सकते हो, या दूसरे बड़े मॉलिक्यूल्स का कर सकते हो। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज एंड मॉलिक्यूलर वेट। यूजुअली, सॉरी चार्ज क्या बोल रहा हूं मैं, साइज, साइज नॉट चार्ज, साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट। ये एक वैल्यूएबल एनालिटिकल टूल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम पॉलीमर साइंस में, बायोकेमिस्ट्री वगैरह में या फिर मटेरियल साइंसेज में काफी अच्छे से यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गिवन कंपाउंड। और पॉलीमर्स में किस तरीके के मोनोमर्स हैं, क्या साइजेस हैं उनके, बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं, वो सारी चीज समझने के लिए हम जेल परमिशन को यूज करते हैं। सीन सिर्फ इतना सा है जेल परमिशन में जो समझने लायक है, वो ये है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, हाँ ये ध्यान से समझना है, टफ है थोड़ा सा। हाँ, मान लो तुम्हारा कॉलम है, इसमें तुमने ये अपना पूरा जेल बनाया और ये जेल में आपका पूरा बीड्स लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से, ये जेल लगा हुआ है आपका, ये स्टेशनरी फेस है। अब आपने क्या किया? आपने मॉलिक्यूल को सेपरेट करना शुरू किया। अब देखो मटेरियल पोरस है, ये जो अपन ने मटेरियल बनाया स्टेशनरी फेस का, ये पोरस मटेरियल है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता था? थ्रू द पोर आपका ट्रेवल करती है चीजें, है ना, इस वजह से आप बोलते हो कि बड़े मॉलिक्यूल ऊपर ही रह जाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में और छोटे मॉलिक्यूल नीचे आते हैं। यहाँ पे थ्रू द पोर नहीं करते हैं, यहाँ पे वाया करते हैं, जो इंटरस्टिशियल स्पीशीज है ना इसके बीच में से। तो कोई बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो इन सब में से घुस ही नहीं पाएगा, वो सीधा निकल जाएगा इसमें से, इनके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई छोटा मॉलिक्यूल होगा, इतना जो छोटा सा मॉलिक्यूल है, तो छोटे मॉलिक्यूल क्या होंगे? इस पोरस मटेरियल में घुसते हुए जाएंगे और घुसने की वजह से क्या होगा? उनका स्टेशनरी फेस से इंटरेक्शन ज्यादा होगा और क्योंकि ज्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से वो स्लो हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना जेल परमिएशन में लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं, लार्ज मॉलिक्यूलर साइज या लार्ज मॉलिक्यूल या हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल जो है वो फर्स्ट इल्यूशन में निकल जाएंगे या इल्यूट आउट फर्स्ट, दे विल इल्यूट आउट फर्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस एक ही चीज याद रखनी, बाकी को दिमाग नहीं लगाना इसमें। देखो अब यहाँ पे इसमें अपन यही बात कर रहे हैं, आपने सॉल्वेंट डिलीवर किया, यहाँ से आपने सैंपल पंप किया और यहाँ पे ये जीपीसी कॉलम है, जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी का कॉलम है। अब तुम अगर रेड वाले डॉट को देख रहे हो तो बड़े बड़े कॉलम, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो फटाफट फटाफट आगे भाग गए। लेकिन जो ब्लू वाले है, ये दिख रहे होंगे तुमको बीच बीच में ब्लू वाले मॉलिक्यूल, ये ब्लू वाले छोटे मॉलिक्यूल्स है, इस वजह से ये क्या है? स्लो जा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ? स्टेशनरी फेस के साथ। वापस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग आ गई, वही चीज है, बार बार एक ही चीज है। आपने डिटेक्ट किया तो आपको समझ में आया कि जो सी है वो यहाँ पे है, डी है जो यहाँ पे है, तो इल्यूशन रेट इस तरीके से आया आपका। गेटिंग इट? चलो, ये था जेल परमिशन के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत। इसकी अगर हम बात करें इसके बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, तो वो सारा खेल यही है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साइज एक्सक्लूजन। साइज एक्सक्लूजन, साइज के बेसिस पे जो एक्सक्लूड होने वाला है, तो साइज एक्सक्लूजन के बेसिस पे इसमें सारा खेल चलता है। इसमें हम पोरस जेल मैट्रिक्स यूज करते हैं जो स्टेशनरी फेस की तरह एक्ट करने वाला है। अब ये जो पोरस जेल है, इसके अंदर आपके अलग अलग पोर साइजेस के डेफिनेटली हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं जेल को, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं। तो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो फटाफट फटाफट आपके बाहर निकल जाते हैं और ट्रेवल कर लेते हैं कॉलम से, और फास्टर, ट्रेवल फास्टर का मतलब जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके पोर में घुस जाते हैं और इस वजह से वो धीरे और लंबा टाइम लेने के बाद में कॉलम से बाहर निकल पाते हैं। वही बात जो मैंने बताई है वही लिख दिया यहाँ पे। की आइडिया जो यहाँ पे ये है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनका एक्सेस ज्यादा है इंटीरियर में पोरस जेल का, एंड दैट्स व्हाई उनका रिटेंशन टाइम जो है वो ज्यादा हो जाता है, इट इंक्रीजेस द रिटेंशन टाइम। और जो बड़े मॉलिक्यूल्स है वो आपके एक्सक्लूडेड हो जाते हैं, इसलिए वर्ड है साइज एक्सक्लूजन, साइज के बेसिस पे एक्सक्लूजन जेल से एंड ट्रेवल थ्रू द कॉलम फास्टर। इससे होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके सेपरेट हो जाते हैं और इल्यूट हो जाते हैं कॉलम से ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट। लार्जर मॉलिक्यूल पहले, स्मॉलर मॉलिक्यूल बाद में। यार ये बता चुका हूं मैं, बार बार नहीं बताऊंगा आप, जस्ट किडिंग, बट तुम भी समझ रहे हो, टाइम वेस्ट करना। आखिरी टेक्निक है एचपीएलसी।
हाँ, इस लेक्चर को मैंने बहुत स्पीड से रखा है, एंड द सिंपल रीजन इज दिस इज द रिवीजन सीरीज। तुमको फट 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 बहुत का काम करना है। आज रात को बैठ के मैं तुम्हारी पक्का स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाऊंगा, आज चाहे यहाँ बनाऊं या घर पे बनाऊं, कहीं तो पक्का रिकॉर्ड करूंगा, एंड बहुत शानदार स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ, बकायदा मजा ही आ जाएगा तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं, एचपीएलसी पे बात करते हैं। अब एचपीएलसी जो है ना, तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि इट इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिफरेंट क्रोमेटोग्राफीज दैट वी हैव डिस्कस्ड, लाइक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वगैरह और वो सब। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या कहानी है ये? एक तो पहली चीज बहुत वर्सेटाइल है, काफी अलग अलग चीजें आप इसमें यूज कर सकते हो सेपरेट आउट करने के लिए, या आपके मॉलिक्यूल्स बहुत अलग अलग तरीके के सैंपल्स हो सकते हैं। पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है जिससे हम काफी सारी चीजें का सेपरेशन, क्वांटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं कंपोनेंट्स का किसी भी पर्टिकुलर मिक्सचर में। ज्यादातर ये कहाँ यूज की जाती है? फार्मा में यूज की जाती है फॉर सेपरेशन, है ना, केमिस्ट्री में काफी यूज की जाती है, बायोकेम में यूज की जाती है, इन्वायरमेंटल साइंस में भी इंपॉर्टेंटली यूज की जाती है। इसका जो एडवांस्ड फॉर्म बेसिकली एचपीएलसी है क्या? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का एक एडवांस फॉर्म है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूजुअल मतलब ये होता है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है कि आपने एक सैंपल लिया, उसको एक लिक्विड में रखा, और उसके बाद में उस लिक्विड से आपने दूसरे लिक्विड को रन कराना शुरू करा, मतलब मोबाइल फेज रन कराना शुरू करी। तो अगर मोबाइल फेज जो है वो ज्यादा उस सैंपल से इंटरेक्ट करेगी तो मोबाइल फेज के साथ में वो सैंपल बाहर आ जाएगा, या फिर वो उसी स्टेशनरी लिक्विड में जो हमने किसी सपोर्ट पे रखा है, ऑब्वियसली कोट कर रखा है सॉलिड सपोर्ट पे, उसके ऊपर ही चिपका रह जाएगा। एंड दैट्स इज द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो हमने बात की थी। यहाँ पे हम यही काम करने वाले हैं। हम यहाँ पे बस एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यूज करने वाले, पंप। यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट इस तरीके से चलेगा, यहाँ पे वो बहुत तेजी से पंप किया जाएगा, इंजेक्टर के थ्रू हम सैंपल डालेंगे और ये एचपीएलसी का कॉलम होगा हमारा। फिर यहाँ पे डिटेक्टर होगा, यहाँ पे हम डेटा लेंगे। हाँ, डेटा इसमें कुछ दिखता नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आपका बड़ी सी मशीन होती है। मैंने एक वर्कशॉप अटेंड करी थी 3-4 दिन की एचपीएलसी की, तो वो बड़ी सी इतनी बड़ी मशीन होती है, उसके अंदर आप कॉलम लगाते हो, फिट करते हो जो भी आपको कॉलम चाहिए, अलग अलग तरीके के डेक्सट्रेन वगैरह के और डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, वो लगाते हो आप, उसमें आप ट्रेवल करवाते हो अपने सैंपल को, और आपके पास में डेटा ऑटोमेटिकली आ जाता है। बायो इन्फो का बहुत बड़ा हाथ है इसको बनाने में, गेटिंग इट? और बचा हुआ जो वेस्ट होगा वो इधर आ जाएगा। इसके प्रिंसिपल को समझ लो थोड़ा सा। एचपीएलसी जो है उसका भी फंडामेंटल प्रिंसिपल वही है जो बाकी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स का है, क्या? लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल बाकी का क्या? डिफरेंशियल, क्या? पार्टीशनिंग, ठीक है। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसमें हम लोग एक बहुत प्रेशर पंप को यूज करने वाले हैं। यहाँ देखा था ना अपन ने पंप, इस पंप को अपन यूज करेंगे, और ये पंप को यूज करने की वजह से क्या होगा, हमारी जो सेपरेशन एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। नाउ इसमें अगर अपन आगे बढ़े तो और क्या स्थिति बनती है, कुछ प्रिंसिपल्स में दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल तुमको याद रखना है। एक तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल लगता है इसमें, क्योंकि हम कॉलम से यूज करने वाले हैं। जैसे दूसरी क्रोमेटोग्राफिक मेथड में भी हम कॉलम यूज करते हैं, एचपीएलसी में भी हम कॉलम यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर हम स्टेशनरी फेज को बनाएंगे। ये जो स्टेशनरी फेज होती है यूजुअली एक सॉलिड सपोर्ट होता है जो आपका लिक्विड फेज के साथ में कोट होता है। इसका क्या मतलब है कि आपका एक कॉलम होगा, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये कॉलम हम घर पे नहीं बनाते हैं, आई मीन कॉलेज के लैब्स वगैरह में नहीं बनाते हैं, ये आपके बने बनाए आते हैं। कंपनीज हैं जो अलग अलग कंपनीज है वो बना के ही देती है आपको कॉलम, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, तो आप अपन वैसे नहीं बना सकते हैं। तो इसमें सीन क्या है, आपका एक कॉलम है, और ये कॉलम के अंदर आपका पूरा क्या है, एक स्टेशनरी फेज है, और वो स्टेशनरी फेज बेसिकली लिक्विड है। ध्यान देना, स्टेशनरी फेज लिक्विड है, बट वो लिक्विड किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर कोटेड है, ऐसा। और जो मोबाइल फेज होगी वो भी क्या होगी, आपके लिक्विड सॉल्वेंट। ध्यान देना, फिर से लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहा हूं मैं। ना जो सेपरेशन होगा वो आपका किसके बेसिस पे होगा, वापस वही डिफरेंशियल पार्टीशनिंग की, अभी एक्सप्लेन किया था ना पूरा, डिफरेंशियल पार्टीशनिंग के बेसिस पे होगा इन दोनों फेजेस के बीच में। ये तो हुआ बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल। हाई प्रेशर का क्या इंपॉर्टेंस है? हाई प्रेशर का ये इंपॉर्टेंस है कि ये आपकी मोबाइल फेज को बहुत ज्यादा पुश देता है थ्रू दी कॉलम। अब ये जो कॉलम है बहुत पतला सा है, बहुत बारीक सा कॉलम है, तो आपको अगर ताकत से नहीं डालोगे तो मोबाइल फेज ट्रेवल करने में इतना टाइम लगाएगी कि आपको कुछ रिजल्ट ही मतलब 5-5 6 6 दिन तक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली हम दूसरी टेक्निक क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जल्दी एक्सपेरिमेंट कर सके, जल्दी हम रिजल्ट पा सके। तो यहाँ पे यही चीज है, हाई प्रेशर आपको वो जल्दी रिजल्ट देता है और बेटर रिजल्ट देता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिसकी वजह से, इस प्रेशर की वजह से हमारा सेपरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, और इस वजह से हमारा जो एनालिटिकल टाइम है जिसको एनालिसिस में हम लगा रहे हैं वो कम हो जाएगा कंपेयर टू द ट्रेडिशनल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आ रही बात समझ में? बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। लास्टली अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि यूजुअली हर एक पॉइंट में बता दिया है। एप्लीकेशंस की बात करें तो बायोकेम में बहुत ज्यादा यूज की जाती है हमारी क्रोमेटोग्राफीज, क्लिनिकल लेबोरेटरीज में, रिसर्च में, सेपरेशन और एनालिसिस ऑफ सब्सटेंसेस जैसे अमीनो एसिड्स वगैरह को यूज करने में, और कैसे उनको अलग करना है, उनकी कितना बेटर क्वालिटी का अमीनो एसिड है। तुमने वो वे प्रोटीन्स वगैरह सुना होगा वर्ड्स, अलग अलग तरीके के वे प्रोटीन्स आते हैं मार्केट में, उनकी जो लैब रिपोर्ट्स होती है उसमें भी क्रोमेटोग्राफी के इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज करती है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही हाईली सेंसिटिव और इफेक्टिव टेक्निक की तरह आपकी
इवॉल्व हुई है फॉर द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट एनिमल, क्या बोल रहा हूँ, एनिमल्स, और आई मीन मॉलिक्यूल्स, और इसके काफी सारे एप्लीकेशन है अलग अलग साइंटिफिक फील्ड्स में। तो इसके लिए तुमको एप्लीकेशंस के लिए कुछ भी नहीं करना है, जो डिटॉक्स बायोलॉजी का ऑफिशियल चैनल है उस पर नोट्स डले हुए हैं, उन नोट को एक बार ढंग से रीड कर लेना। क्वेश्चन डायरेक्टली एप्लीकेशन पे नहीं आएगा, बट यू शुड नो हाउ टू थिंक ऑन द एप्लीकेशंस, क्योंकि सवाल आ सकता है और फिर आपसे पूछ लेंगे कि ये क्या, ये टेक्निक चल जाएगी क्या। अच्छा, रिजल्ट्स पे भी ध्यान देना। हाँ, मैंने जो प्रिंसिपल्स पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका रिजल्ट कैसा आएगा, कौन सा वाला मॉलिक्यूल बाहर जल्दी निकल रहा है, कौन सा लेट निकल रहा है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस से कैसे अलग है, एसडीएस पेज अगर करोगे तो उसको एफिनिटी से रिलेट करोगे तो वो कैसा मॉलिक्यूल देगा, सब यूनिट्स कैसे काम करेगी, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बट वो दिखते बहुत ट्रिकी है क्योंकि हमारे प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं है। तो प्लीज इस लेक्चर को ढंग से सुनो, जो भी टूल्स एंड टेक वाले लेक्चर हो रहे हैं, और बाकी तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतने टफ क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। सो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेता हूँ, मिलेंगे कल। कल मोस्ट प्रोबेबली आपका क्या, डेफिनेटली स्ट्रेटेजी वाली वीडियो तो करना ही करना है, और उसको ढंग से फॉलो करना है। स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी टफ, 90% लोग ना उस स्ट्रेटेजी के वीडियो को पूरा देखने वाले हैं, 90% लोग उसको फॉलो नहीं करने वाले, और 90% तक तो वो पहुंचेगा भी नहीं, ठीक है। तो यू आर इन अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग दैट इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी। ओके, जस्ट किडिंग, एवरीथिंग इज गुड, एवरी स्ट्रेटेजी इज गुड इफ देर इज एन इम्प्लीमेंटेशन। सो ये जरूर करना भैया, जितनी भी बातचीत अपन कर रहे हैं उसके ऊपर, और अपन मिलते हैं कल, एंड आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। बाय बाय, गुड नाइट।